एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इसके पहले हमने यूनिट 3 में कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना है या कैसे इम्प्रूव करना है या कैसे प्रोडक्शन इंडिया में कंटिन्यूसली बढ़ा, इसके बारे में डिस्कशन क्या है कर लिया था। आगे हम देखते हैं चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न द स्टोरी ऑफ संकरा विलेज, है ना। तो एक संकरा विलेज है, वहाँ पर कैसे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ और वहाँ से उनको क्या क्या प्रॉफिट हुआ, इसके बारे में डिस्कशन करना है। और फिर आगे क्या क्या है ना हमारे पास कॉजेज़ हैं या चुनौतियाँ हैं या क्या क्या कारण है जिस कारण से है ना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दिया है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न द स्टोरी ऑफ संकरा विलेज, देयर आर मेनी रीजन वाई क्रॉपिंग पैटर्न चेंज इन अ रीजन। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि किसी भी एरिया में क्रॉपिंग पैटर्न क्यों चेंज होता है। लेट अस लुक एट द केस ऑफ संकरा विलेज, है ना। तो हमको संकरा विलेज के बारे में क्या है इसमें डिस्कशन करना है कि संकरा विलेज में कैसे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है चेंज हुआ। देयर आर मेनी विलेजेस नेम्ड संकरा इन छत्तीसगढ़। तो जो संकरा नाम है वो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गाँव में आपको ये नाम देखने को मिलेगा। द संकरा ऑफ आवर स्टोरी इन विलेज नगरी तहसील ऑफ धमतरी डिस्ट्रिक्ट, और बता रहा है कि जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना है कि ये कौन सा संकरा है। तो जो धमतरी ज़िला है वहाँ पर नगरी जो तहसील है वहाँ पर एक गांव का नाम है संकरा, उसके बारे में हमको डिस्कशन क्या है करना है। इट इज़ द लार्जेस्ट विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करें धमतरी डिस्ट्रिक्ट की छत्तीसगढ़ में, तो धमतरी डिस्ट्रिक्ट है ना क्या है सबसे बड़ा, है ना। धमतरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ये क्या है आपको गाँव क्या है देखने को मिलेगा, है ना, जो रायपुर के समीप है ना दिखेगा आपको, है ना। आगे दिया है इट्स इनहेबिटेट्स आर इंगेज्ड इन मैनी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस बट द मेजॉरिटी आर फार्मर्स। तो यदि आप इस गांव को यदि देखें, है ना, या आप किसी भी है ना भारत में गांव को यदि देखेंगे तो वहाँ के ज़्यादातर लोगों का काम क्या है एग्रीकल्चर का ही होता है, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है। तो वही यहाँ पर लिखा है इट्स इनहेबिटेंट्स आर इंगेज्ड इन मैनी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, है ना। तो यहाँ पर रहने वाले लोग, बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके का ऑक्यूपेशन, अलग अलग तरीके के वर्क या काम करते हैं। बट द मेजॉरिटी आर फार्मर्स, लेकिन यदि आप मेजॉरिटी को देखेंगे तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं फार्मिंग का काम ही क्या है करते हैं। द चीफ क्रॉप इज पैडी, और जो मेजर क्रॉप्स है जिसको ये लोग उगाते हैं, सबसे फेमस जो क्रॉप्स है वो पैडी है, धान है। इन द पास्ट पीपल कल्टिवेटेड पैडी ड्यूरिंग खरीफ सीजन एंड ग्रेव बेंगल ग्राम, केसरी, वीट, लिंसीड एक्सेट्रा ड्यूरिंग द रबी सीजन। और जो लोग पहले यहाँ पर खेती कर रहे थे, है ना, वो क्या करते थे खरीफ सीजन में पैडी उगाते थे, और जो रबी का सीज़न होता था वहाँ पर ये लोग है ना जनरली है ना बेंगल ग्राम, चना, केसरी, है ना, एक होता है पौधा होता है, आप इसको देख सकते हैं सर्च करके, है ना। आगे दिया है वीट, गेहूँ, है ना, आपको पता लिंसीड, अलसी, है ना, अलसी का भी है ना तेल निकलता है। तो ये सब है ना रबी सीजन में ये लोग क्या करते थे खेती क्या है करते थे पहले के समय में, है ना। A little over 25 years ago, a dam was constructed across the सोंढू रिवर इन द डिस्ट्रिक्ट। तो लगभग 25 साल पहले की बात यदि करें, या है ना 25 साल पहले है ना यहाँ पर एक है ना क्या है डैम का है कंस्ट्रक्शन क्या हुआ स्टार्ट हुआ, है ना। और जो डैम है ना यहाँ पर स्टार्ट हुआ वो रिवर का नाम क्या था, सोंढू रिवर था। सोंढू रिवर के ऊपर ये डैम क्या किया जा रहा था कंस्ट्रक्ट इस गाँव में किया जा रहा था, इस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था। कैनल्स फ्रॉम द सोंढूर डैम ब्रॉट वाटर टू द विलेज, है ना। और जो सोंढूर डैम का जो पानी था है ना उसको कैनल के थ्रू, नहरों के थ्रू है ना क्या किया गया इन गाँवों तक पहुंचाया गया। फार्मर्स नाउ डिडंट हैव टू वेट फॉर द मानसून टू इरीगेट देयर खरीफ पैडी क्रॉप्स। अब यहाँ के जो फार्मर्स थे, यहाँ के जो किसान थे, उनको मानसून का वेट नहीं करना पड़ता था कि खरीफ सीजन में भी, है ना, कई बार आप देखते होंगे कि बरसात का सीज़न होता है खरीफ का, लेकिन फिर भी पानी नहीं गिरता है। तो ये एक फ़ायदा यहाँ पर फार्मर को और हुआ कि अब फार्मर को मानसून का वेट नहीं करना पड़ता था कि पानी जब गिरेगा तो हम धान की खेती करेंगे, है ना। तो जब बिना पानी के भी है ना वो कैनल के थ्रू उनके पास पानी आ जाता था, और वो है ना खरीफ सीजन में बिना मानसून के भी पैडी की खेती क्या है कर पा रहे थे। तो वही लिखा फार्मर हैव डिडंट हैव टू वेट फॉर मानसून टू इरीगेट देयर खरीफ पैडी क्रॉप्स विथ इरीगेशन दे ऑल्सो बींग कल्टिवेटेड पैडी इन रबी एज वेल। और इसके आने से दूसरा जो प्रॉफिट हुआ वो क्या था कि ये रबी के सीजन में भी पैडी का कल्टिवेशन इन्होंने क्या कर दिया स्टार्ट कर दिया। आगे दिया है द फ्लड इरीगेशन फ्रॉम द कैनल सूटेड पैडी कल्टिवेशन बट डिड नॉट सूट क्रॉप सच एज
gram, kesari, linseed that require very little water and cannot grow in water-logged fields। तो क्या बोल रहा है, द फ्लड इरिगेशन है ना, या अधिक इरिगेशन, या फ्लड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन जहाँ पे होता है, तो ये लिखा अ फ्लड इरिगेशन फ्रॉम द कैनल्स, बहुत अधिक पानी है ना जो कैनल के थ्रू आ रहा था, वो क्या करता, सूटेड पैडी कल्टीवेशन। तो ये क्या करता, पैडी कल्टीवेशन को ज़्यादा सूट कर था, बट डिड नॉट सूट क्रॉप सच एज ग्राम, केसरी एंड लिंसीड दैट रिक्वायर्ड वेरी लिटिल वाटर एंड कैन नॉट ग्रो इन वाटर लॉग्ड फील्ड्स। तो जो रबी के सीजन के जो क्रॉप्स थी, केसरी, ग्राम है ना, इन सब को क्या है, बहुत कम पानी की क्या होती है, ज़रूरत क्या है, होती है। तो जब बहुत अधिक पानी होगा है ना, ठीक है, तो ये लिखा वाटर लॉग्ड फील्ड्स, तो यदि जल भराव होगा या बहुत ज़्यादा यदि किसी फील्ड में पानी आ जाएगा, तो जो रबी के सीज़न की क्रॉप्स है वो क्या है, नहीं उगाया जा सकता है ना। तो जो इरिगेशन फैसिलिटी हुई उससे क्या हुआ कि रबी की सीज़न को उगाने में है ना इनको प्रॉब्लम क्या है, आ रही थी। सो द फार्मर ग्रेजुअली स्टॉप्ड ग्रोइंग दीज क्रॉप्स। तो इससे फार्मर ने क्या कर दिया कि रबी के सीज़न में इन क्रॉप्स को उगाना ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। द गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च्ड अ पैडी प्रोमिनेंट स्कीम्स टू इनक्रोज मोर एंड मोर फार्मर टू ग्रो पैडी ड्यूरिंग द रबी सीजन। इसके अलावा जो गवर्नमेंट थी उसने भी स्कीम लॉन्च कर दी है ना, क्या स्कीम, अ पैडी प्रोक्यूरमेंट स्कीम है ना, धान खरीदी स्कीम क्या है, गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जिससे क्या हुआ, टू इनकरेज मोर एंड मोर फार्मर, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स थे उन्होंने पैडी का कल्टीवेशन क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया रबी के सीजन में भी है ना। तो ये करना तो चाहते थे रबी सीजन में रबी क्रॉप्स, लेकिन जल ज़्यादा होने के कारण, पानी होने के कारण ये कर नहीं रहे थे है ना। और गवर्नमेंट की भी स्कीम क्या थी, खरीफ के सीज़न में जो, या कह लो पैडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या थी, यूजफुल इनकी स्कीम थी, जिससे ये लोग क्या कर रहे थे, पैडी की ही खेती क्या है, कर रहे थे। आगे देखते हैं, वी कैन थस सी हाउ अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज द सोंढू डैम चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न इन संकरा विलेज बाय प्रोवाइडिंग इरीगेशन टू फार्मर। तो बोल रहा है कि हमने देखा कि किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो सोंढूर डैम के रूप में वहाँ पर बन रहा था, वहाँ पर क्या है हो रहा था, उसे संकरा विलेज का क्रॉपिंग पैटर्न कैसे चेंज हुआ, या वहाँ के लोगों ने कैसे है ना पूरे सीजन भर में है ना खरीफ फसल उगाने का काम किया है ना। तो ये डेवलपमेंट के कारण यहाँ पर ये क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज क्या है आया। इट लेड टू पैडी कल्टिवेशन थ्रू आउट द ईयर and a steep decline in the cultivation of traditional rabi crops such as ग्राम, खेसरी, wheat and linseed है ना। और इससे क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे जो रबी के सीजन में क्या है जनरली बोए जाते थे, अब उस तरीके के क्रॉप्स क्या है इस विलेज में नहीं बोए जा रहे थे है ना। तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया, पहले खरीफ रबी इस तरीके के सीजन से ये लोग बो रहे थे, लेकिन अब जब इरीगेशन मिला तो ये क्या कर रहे थे, खरीफ का सीजन, या कह लो कि जिस है ना इनको है ना जिस खेती में या जिस तरीके के कल्टीवेशन में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था वो उसी तरीके की खेती अब क्या है कर रहे थे। तो इस तरीके से जो संकरा विलेज था वहाँ पर चेंज क्या है आया भाई है ना। आगे देखिए मैप दिया हुआ है, और ये मैप जो है ना ठीक है, वहाँ पर है ना आपको देखिए देख के उठ के बताना है कि यहाँ पर कौन से क्रॉप ज़्यादा है। तो राइस जो है आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, वेस्ट बंगाल है ना आपको दिख रहा होगा है ना ठीक है, यहाँ पे है ना ये वेस्ट बंगाल का एरिया है, यहाँ पास इधर का है ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती है किसकी, धान की, क्योंकि तीनों सीजन में होती है। हमने पढ़ा भी है शुरुआत में कि वेस्ट बंगाल ऐसा एरिया है जहाँ पर खरीफ रबी जायद हर सीजन में राइस की खेती हो जाती है। वीट जो है वो आपको पंजाब में मिलेगा है ना। तो ये है, ये डायग्राम है या ये क्या है, मैप है आपका, जिसको हम लोग क्या है जब क्लासेस लगेंगी स्कूल में तो वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर से मैप में आपको कुछ कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इस मैप वाले पार्ट को अभी हम लोग रहने देंगे। हालांकि मैप आपके पेपर में आता है नहीं, लेकिन इसको देखना ज़रूरी है, यदि कभी आ गया तो है ना, तो क्लास में इसको फिर हम लोग देखेंगे आगे। देखिए आगे इसी में डिस्कशन कर रहे हैं संकरा विलेज में ही। आगे दिया है द चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न हैज़ गिवन राइज टू सेवरल न्यू प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स ऑफ द विलेजेस है ना। अब हुआ क्या है ना ठीक है कि क्रॉपिंग पैटर्न तो चेंज हो गया, लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होने से जो वहाँ के लोग थे, वहाँ जो लोग गांव में रह रहे थे, उनको नई नई प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम क्या है फेस करनी पड़ी है ना। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी देखेंगे आगे है ना। तो देखिए लिया वी सॉ हाउ इरीगेशन लेड टू शार्प डिक्लाइन इन द कल्टीवेशन ऑफ ट्रेडिशनल रबी क्रॉप्स है ना। तो जो पहला है वो तो यही है ना कि कैसे हमने देखा कि इरीगेशन फैसिलिटी बढ़ने के कारण, शार्प होने के कारण जो रबी का कल्टीवेशन था वो डिक्लाइन हो गया। रबी का जो खेती होती थी वो यहाँ पे अब करना लोगों ने बंद कर दिया। द फार्मर
से दे कैन नॉट ग्रो दीज क्रॉप्स नॉ इवन इफ़ दे वांट, है ना। तो यहाँ के जो फार्मर्स है वो भी बता रहे हैं या बोल रहे हैं या वो कहते हैं कि यदि वो चाहते भी हैं कि वो इस तरीके के क्रॉप्स को उगाएं या रबी के सीज़न में क्या है रबी की खेती करें, तो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। सो दे ग्रो ओनली वन क्रॉप थ्रू आउट द ईयर, है ना। और जिस कारण है ना वो पूरे साल भर सिर्फ एक ही तरीके के क्रॉप्स क्या कर पा रहे हैं, उगा पा रहे हैं। तो वही कि वो चाहते भी हैं कि वो रबी का सीजन यदि या रबी का खेती कर लें तो भी वो नहीं कर पा रहे हैं ना। दिस मोनोक्रॉपिंग हैज़ डिप्लेट सॉइल फर्टिलिटी। और ये जो मोनोक्रॉपिंग है, मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, एक ही फील्ड में एक ही है ना भूमि के ऊपर क्या करना, लगातार कंटिन्यूसली एक ही तरीके का फसल क्या है उगाना, है ना। तो एक ही भूमि पर हर साल एक ही फसल को उगाते जाना, है ना। ये जो पैटर्न है इसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रॉपिंग पैटर्न है। तो जो मोनोक्रॉपिंग पैटर्न होता है वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज क्या है करता है। तो वही बोल रहा है कि द मोनोक्रॉपिंग हैज़ डिप्लेट सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज देयर इज़ नो क्रॉप रोटेशन विथ पल्सेस क्रॉप्स, है ना। क्योंकि कोई क्रॉप रोटेशन यहाँ पर हो नहीं रहा है और पल्स क्रॉप्स को उगा नहीं रहे हैं ना। तो क्या लिखा है, विथ पल्स क्रॉप दैट फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल द अर्थवॉर्म पॉपुलेशन इन द सॉइल हैज़ ऑल्सो डिक्लाइंड, है ना। तो क्या हो रहा है कि जो पल्स क्रॉप्स है वो उगाते नहीं है, जिसके कारण जो नाइट्रोजन की कमी है वो हमारे सॉइल में मिलती है। इसके अलावा अर्थवॉर्म पॉपुलेशन इन द सॉइल हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन। इसके अलावा अर्थवॉर्म जो है या जो किसानों का क्या होता है ना, ठीक है, मित्र होता है केचुआ, है ना, किसानों का जो फ्रेंड होता है, फार्मर्स फ्रेंड, है ना, अर्थवॉर्म, वो भी उसकी भी पॉपुलेशन कम हो रही है, जिसके बारे में पहले ही हम थोड़ा सा पढ़ा था कि अर्थवॉर्म कम होने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ क्या है हो रही है ना। तो इस कारण है ना, ठीक है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और जो पल्स क्रॉप्स हैं उनका एक स्पेशल क्वालिटी है कि जो पल्स क्रॉप क्या करते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या है सॉइल में करते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें होती है पल्स क्रॉप्स में, तो इससे जो नाइट्रोजन भूमि को चाहिए होता है, ज़मीन को, वो क्या होता है बढ़ जाता है। यदि हम क्या करें, पहले धान उगाएं फिर उसके बाद है ना पल्स उगा ले, तो नाइट्रोजन की जो कमी हो जाती है धान उगाने से वो पूरी हो जाती है और फिर से हम उस फील्ड में धान उगाते हैं तो जो फर्टिलिटी है वो कम नहीं होती है। लेकिन यदि एक ही जगह हमें कंटिन्यूसली एक ही तरीके के क्रॉप्स उगाएंगे तो इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ क्या है होती है। तो एक चीज़ और याद रखेंगे, जो इंडियन सॉइल है उसमें NPK है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, है ना, इन तीन चीज़ों की क्या होती है, कमी क्या है पाई जाती है। और इन्हीं तीनों चीज़ों को पूरा करने के लिए अलग अलग है ना फर्टिलाइज़र का यूज क्या है करते हैं। तो नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में हमको मिलता है, इसीलिए NPK है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, है ना। तो इसको आप ध्यान में क्या है रखेंगे, है ना। चलिए, है ना, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मोनोक्रॉपिंग से क्या हो रहा है, लॉस भी क्या है गांव के लोगों को हो रहा था। इन एडिशन द पैडी फील्ड नो लॉन्गर थीम विथ फिश दैट द विलेजर्स यूज टू कैच, ड्राई एंड स्टोर द सप्लीमेंट देयर डाइट। अब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है कि गांव के यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, पहले जो पैडी का फील्ड होता था उसमें पानी ज़्यादा होता था तो ये फ़िश को क्या करते थे, उसमें डाल देते थे और फिर जब वो बड़ी होती थी, है ना, तो उनको कैच करते थे। वही, लेकिन इन एडिशन द पैडी फील्ड नो लॉन्गर थीम विथ फिश दैट द विलेजर्स यूज टू कैच। तो जो विलेजर्स हैं यहाँ से क्या करते थे, किसी भी तरीके से जो उनका फील्ड है वहाँ पर फेंक देते थे और इससे जब जो मछलियाँ हैं वो बड़ी हो जाती थी तो उनको क्या करते थे, पकड़ लेते थे एंड ड्राई एंड स्टोर टू सप्लीमेंट देयर डाइट, और सुखा करके फिर बाद में इसको खाते थे। दिस सॉ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स डू नॉट अलाउ फिश टू सर्वाइव। तो ये क्या देखिए कि जब ये फिश डाल रहे हैं तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं उस कारण से जो फिश हैं वो सर्वाइव क्या है नहीं कर पाते हैं ना, मर ही जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि दे सॉ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डू नॉट अलाउ फिश टू सर्वाइव। अनदर चेंज इज़ इन द यूज ऑफ फार्म यार्ड मैन्यूर। इसके अलावा एक और चेंज इनके देखने को मिला कि जो फार्म यार्ड मैन्यूर था या जो जैविक खाद जिसका यूज ये पहले कर पाते थे इन द पास्ट, है ना, पहले जो कर पाते थे, फार्मर अप्लाइड ऑर्गेनिक मैन्यूर इन देयर फील्ड। तो जो फार्मर थे वो पहले क्या करते थे, ऑर्गेनिक तरीके से भी अपने फील्ड में खेती करते थे। विथ दे क्लेम यूज टू लोअर द इंसिडेंस ऑफ पेस्ट अटैक। तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करते थे या जब ये क्या करते थे ना, जैविक खाद का यूज करते थे, जो पेस्ट अटैक होता है, जो कीड़ों का अटैक होता था वो बहुत कम होता था। लेकिन जब से केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लग गए तो ज़्यादा पेस्ट अटैक हो रहा है और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो तो डिक्रीज़ हो ही रही है। तो ये भी चेंज इनके में आया कि जो फार्म यार्ड मैन्यूर था
जो जैविक खाद का यूज ये करते थे, इसमें भी बहुत ज़्यादा इनको चेंज क्या है करना पड़ा है ना। आगे दिया फाइनली द मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस दैट दे हैव एडॉप्टेड हैव मेड दे मोर डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स। और अंत में बता रहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग पैटर्न है जिसको इन्होंने एडॉप्ट किया है ना, इसको एडॉप्ट करने के कारण इनका जो डिपेंडेंस था वो क्या है ट्रेडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या ट्रेडर्स के ऊपर ये क्या है डिपेंडेंट हो गए है ना। क्यों हो गए? दे नाउ हैव टू बाय इम्प्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा फ्रॉम द मार्केट। क्यों डिपेंड हो गए? क्योंकि उनको जो सीड्स है, जो फर्टिलाइजर हो, जो पेस्टिसाइड्स है, वो मार्केट से ही क्या है मिलेगा है ना। ठीक है, मार्केट के अलावा कहीं और है ना इनको मिलेगा नहीं। तो ये क्या है ना ट्रेडर्स के ऊपर ही डिपेंड है। जब ट्रेडर्स के पास आएगा तो ये मार्केट में देंगे। प्रीवियसली दे यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोड्यूस वाट एवर दे नीडेड। और पहले जो क्या होता था है ना, ठीक है, ये क्या करते थे है ना, ठीक है, खुद ही स्टोर करके रखते थे और जिसका यूज होता था उसका यूज लोग करते थे। तो वही लिखा है प्रोड्यूस वाट एवर दे नीडेड, ट्रेडिशनल सीड्स ऑर्गेनिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फार्मिंग एट हाउस होल्ड लेवल। तो पहले ये क्या करते थे, अपना सीड्स भी स्टोर करके रखते थे, ऑर्गेनिक जो है ना जैविक खाद है उसको भी है ना रखते थे, जिस कारण है ना अपने फार्मिंग में क्या कर पाएँ, यूज क्या है कर पाएँ। तो हाउस होल्ड लेवल में ये पहले से ही इन सबको स्टोर करके क्या है रखते थे। लेकिन अभी का जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें क्या है, ये ट्रेडर्स के ऊपर क्या है डिपेंडेंट हो गए हैं है ना। तो हो क्या रहा है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन वैसे या उसी है ना कंपैरिजन यदि हम करें तो लॉस भी उसका क्या है हमको हो रहा है। तो सॉइल की फर्टिलिटी है ना ख़राब हो रही है लॉस में, ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा जो पशु पक्षी हैं है ना उनके ऊपर भी क्या है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्या है पड़ रहा है। तो इस तरीके से संकरा विलेज के बारे में था कि कैसे वहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ और उस क्रॉपिंग पैटर्न के चेंज होने से इनको क्या क्या प्रॉफिट हुआ और क्या क्या लॉसेस क्या हुए, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। आगे क्लास में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लिखा है ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इसका कैसे इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में डिस्कशन क्या है हम लोग करेंगे। थैंक यू।